हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जय विकास या एवोल्यूशन के पार्ट 4 में बच्चों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में किसकी बात की थी? हम प्राकृतिक चयन, डार्विन के प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे थे। हमने नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के उदाहरण भी देखे थे और हमने उसके प्रकार की भी बात की थी। ठीक है बच्चों, अब हम किसकी बात करेंगे? आज हम डार्विन द्वारा दिए गए एक प्रोसेस की बात करेंगे बच्चों, जिसे हम कहते हैं अडैप्टिव रेडिएशन, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनुकूली विकिरण। ठीक है बच्चों, ये अडैप्टिव रेडिएशन हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये सिद्धांत अडैप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। अब आपको मालूम होगा बच्चों, हमने बात डिस्कस भी किया था कि डार्विन जो है, डार्विन HMS बीगल नाम की शिप से उन्होंने क्या किया था? विश्व का भ्रमण किया था। और वो कहां पर गए थे? एक गैलापागोस आइलैंड पे। तो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों कि डार्विन ने ठीक है, तो ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक थे वो कहां पर गए थे बच्चों? वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। और गैलापागोस आइलैंड पे पहुंचने पर उन्होंने वहां पर किसका अध्ययन किया था? डार्विन्स फिंचेस का। किसका अध्ययन किया बच्चों? डार्विन्स फिंचेस का अध्ययन। अब ये डार्विन्स फिंचेस क्या हैं? पक्षियों की अलग अलग जातियां। ये क्या है बच्चों? पक्षियों की विभिन्न जातियां। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुकूली विकिरण। अब अनुकूली विकिरण क्या है, कैसे होता है, उसकी बात हम आगे करेंगे। बट पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जो चार्ल्स डार्विन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने किस आइलैंड पर वो गए थे? गैलापागोस आइलैंड पे गए। और गैलापागोस आइलैंड पे जब वो गए तो वहां पर उन्होंने पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां देखी। और उस गैलापागोस आइलैंड में पक्षियों की जो उन्होंने अलग अलग जातियां देखी, अलग अलग प्रजातियां देखी, उन पक्षियों की विभिन्न जातियों को हम आज किस नाम से जानते हैं? डार्विन्स फिंचेस के नाम से जानते हैं। अब क्या है, ध्यान देखेंगे बच्चों। अब जो गैलापागोस आइलैंड हमारे पास है, हां, ये जो गैलापागोस आइलैंड है, ये गैलापागोस आइलैंड जो है वो छोटे छोटे द्वीपों में या छोटे छोटे आइलैंड्स में क्या हो चुका है? विभाजित। तो गैलापागोस आइलैंड आज का जो है, या जब डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पर जब वो गए थे तो उन्होंने देखा था कि वो गैलापागोस आइलैंड अलग अलग छोटे छोटे पृथक आइलैंड्स में विभेदित है। और वहां पर अलग अलग पक्षियों की जाति है ना? वहां पर क्या है बच्चों? अलग अलग पक्षियों की जाति है। मतलब मैंने कहा पक्षी जाति 1, पक्षियों की जाति 2, पक्षियों की जाति 3, 4th और 5th। तो गैलापागोस आइलैंड पर किसने? डार्विन ने देखा कि अलग अलग पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं। और अलग अलग पक्षियों की जातियां पाई जाती हैं, इसको क्या कहा गया? डार्विन्स फिंचेस। अब जब डार्विन ने इनका अध्ययन किया, जब विस्तार से डार्विन ने इनका अध्ययन किया, तो ये देखा या ये पाया कि ये जो अलग अलग गैलापागोस के आइलैंड्स हैं, वो पूर्व में या बहुत पहले एक सिंगल आइलैंड था। ठीक है, जो गैलापागोस आइलैंड के टुकड़े हो चुके हैं या अलग अलग भाग हो चुके हैं, वो कई वर्षों पहले एक ही आइलैंड था। और एक ही आइलैंड था तो उसमें एक ही प्रकार की बर्ड पॉपुलेशन थी, एक ही प्रकार की पक्षियों की जाति थी।
तो बहुत वर्षों पहले जब ये एक गैलापोगस आइलैंड था तो उसमें एक ही प्रकार की पक्षियों की जाति थी। फिर क्या हुआ, फिर इस आइलैंड के टुकड़े हुए, फिर इस गैलापोगस आइलैंड के अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े हो गए। मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग अलग होने लग गया। और जब ये भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हुआ, इसका मतलब हो सकता है कुछ क्षेत्र जो है वो नदी के पास चले गए, कुछ एक द्वीप जो है वो वनों का निर्माण करने लग गए। तो जब ये अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण हुआ तो पक्षियां जो हैं, ये पक्षियां, कुछ पक्षियां जो हैं वो नदी के पास वाले क्षेत्र में चली गई। अब वो नदी के पास वाले भौगोलिक क्षेत्र में चली गई तो उनको नदी में से कीट को निकालकर खाने की आवश्यकता थी, तो उन्होंने अपने चोंच का आकार उस आधार पे कर लिया। कुछ भौगोलिक क्षेत्र थे वो वनों में परिवर्तित हो गए, फॉरेस्ट में। वहां पर वृक्ष थे तो वृक्ष के बीज खाने के लिए या वृक्ष या फलों के बीज खाने के लिए उन पक्षियों की चोंच मोटी हो गई। कहने का मतलब है ये जो पक्षियों की एक जाति थी वो इन अलग अलग क्षेत्रों में जाकर बदलकर परिवर्तित होकर विभिन्न जातियां बनाने लग गई। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी क्रियाविधि को क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण या अडैप्टिव रेडिएशन। तो अनुकूली विकिरण, इसका मतलब क्या है? अनुकूली विकिरण का मतलब है बच्चों नई जातियों का निर्माण। ठीक है, अनुकूली विकिरण का मतलब है नई जातियों का निर्माण। भाई ये जाति 1, जाति 2, जाति 3, जाति 4, जाति 5, ये 5 अलग अलग जातियों का बताया मैंने। तो ये पक्षियों की अलग अलग जातियां हैं। तो अलग अलग जातियों के निर्माण को क्या कहेंगे? अनुकूली विकिरण। लेकिन ये अलग अलग जातियों का निर्माण हो कैसे रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो गए। तो जब भौगोलिक क्षेत्र या भौगोलिक आवास पृथक हो जाते हैं, भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, तो अनुकूलन दर्शाने के लिए जीव भी नई नई जाति में रूपांतरित हो जाते हैं। और जब जीवों की नई जाति का निर्माण होता है, जीवों में नई जाति का निर्माण होता है क्योंकि भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण का मतलब हो गया नई जातियों का निर्माण। नई जातियों का निर्माण किस लिए? एक कॉमन बिंदु से चालू होकर अलग अलग भौगोलिक आवासों में जाने के कारण। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? अनुकूली विकिरण का मतलब क्या है? तो अनुकूली विकिरण का मतलब है इस प्रक्रिया में नई जातियों का निर्माण होता है एक भौगोलिक क्षेत्र या आवास के पृथक होने के कारण। तो आपके पास एक भौगोलिक क्षेत्र या आवास था, एक भौगोलिक क्षेत्र या आवास अलग अलग हो गया, वो अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया। अब उसके कारण अनुकूलन करने के लिए जब नई जातियों का निर्माण होगा तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूली विकिरण। तो अनुकूली विकिरण के उदाहरण क्या हो गए बच्चों? अनुकूली विकिरण के उदाहरण हमारे पास एक तो हो गए डार्विन्स फिंचेस, है ना। तो डार्विन्स फिंचेस का मतलब क्या है? पक्षियों की अलग अलग जातियां, पक्षियों की विभिन्न जातियां। और इनमें विभिन्न क्या है? जो विभिन्न जातियां हैं उसमें भिन्नता किसमें है? चोंच के आधार पर। ठीक है ना। मैंने भी बताया आपको, जो नदी के कारण भौगोलिक क्षेत्र होगा,
नदी के किनारे जो भौगोलिक क्षेत्र होगा वहां पर जो पक्षियां होंगी उनकी चोंच लंबी होगी, क्योंकि नदी के अंदर से उनको कीट पकड़ने हैं। वनों के या वृक्ष पर जो पक्षियां पाई जाएंगी उनके जो चोंच होगी वो मोटी होगी, क्योंकि उनको फल या बीज खाने हैं। तो चोंच के आधार पर अलग अलग विभिन्न जातियां बनेंगी पक्षियों की, वो डार्विन्स फिंचेस हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन और प्लेसेंटल मैमल्स, स्तनधारी, ये भी किसके अंदर आएंगे? अनुकूली विकिरण के अंदर। तो अनुकूली विकिरण या अडैप्टिव रेडिएशन के उदाहरण क्या क्या हैं बच्चों? डार्विन्स फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन और प्लेसेंटल मैमल्स। अनुकूली विकिरण में क्या हो गया बच्चों? याद रखना, अनुकूली विकिरण का मतलब है जब नई जातियां बन रही हैं। और नई जातियां क्यों बन रही हैं? क्योंकि उनमें विविध परिवर्तन या अनुकूलन हो रहा है। परिवर्तन या अनुकूलन किस कारण हो रहा है? क्योंकि उनका भौगोलिक क्षेत्र है वो अलग अलग हो गया। तो अगर भौगोलिक क्षेत्र, कोई भौगोलिक आवास है, वो उसके टुकड़े हो जाते हैं या वो अलग अलग हो जाता है, तो जातियों को अनुकूलित करने के लिए उनमें परिवर्तन देखे जाते हैं और इस कारण वो आगे चलकर नई जातियां बना लेती हैं। इसे हम अनुकूली विकिरण कहेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है बच्चों, अगर हम एक अनुकूली विकिरण की बात करें, जैसे सिर्फ डार्विन्स फिंचेस की बात करो आप, या केवल ऑस्ट्रेलियन मैमल्स की बात करो, केवल एक अनुकूली विकिरण की बात करो बच्चों, तो एक अनुकूली विकिरण में उत्पत्ति समान है, एक ही उत्पत्ति है और एक ही उत्पत्ति से नई जातियां बन रही हैं। तो ये क्या दर्शा रही हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो एक अनुकूली विकिरण में उत्पत्ति समान है बच्चों, उत्पत्ति समान है और अब अलग अलग क्षेत्रों में नई जातियों का निर्माण हो रहा है। तो एक अनुकूली विकिरण तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाता है। ठीक है, तो आपको यहां पर नोट क्या ध्यान रखना है? एक अनुकूली विकिरण जो है, एक अनुकूली विकिरण जो है वो क्या करता है? एक अनुकूली विकिरण जो है वो तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाता है। ठीक है, तो एक अनुकूली विकिरण तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाता है। कैसे? क्योंकि एक अनुकूली विकिरण में उत्पत्ति या एक समान जाति से शुरुआत होती है। शुरुआत कहां से होती है? एक समान जाति से, और फिर वो अलग अलग जातियों में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर एक क्षेत्र में एक से अधिक अनुकूली विकिरण हो, दूसरा नोट, एक से अधिक अनुकूली विकिरण यदि एक क्षेत्र में हो तो वो कन्वर्जेंट या पैरेलल एवोल्यूशन दर्शाते हैं। क्या मतलब है बच्चों? अब ध्यान से समझेंगे। एक अनुकूली विकिरण जो था, एक अनुकूली विकिरण अपन ने डार्विन फिंचेस में देखा। एक अनुकूली विकिरण में एक ही जाति थी, एक ही पक्षी की जाति थी और उससे अब अलग अलग जातियां बनी। मतलब इन सब जातियों की उत्पत्ति, ये 1 2 3 4 पांचों पक्षियां जो हैं, पांचों पक्षियों की अलग अलग जाति की उत्पत्ति क्या थी? समान। पूर्वजता क्या थी? समान। और अब ये भिन्न हुई हैं। तो ये तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शा रही हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन सर, एक से अधिक अनुकूली विकिरण कन्वर्जेंट कैसे दिखाते हैं? तो देखो कैसे। मान लेते हैं बच्चों, मेरे पास ये एक भौगोलिक क्षेत्र है।
अब इस भौगोलिक क्षेत्र में हो सकता है पक्षी की एक जाति हो, शेर की एक जाति हो, बंदर की एक जाति हो। तो एक भौगोलिक क्षेत्र में ये पक्षी की, शेर की और बंदर की अलग अलग जातियां हैं। अब इधर देखो बच्चों, ये जो पक्षी की जाति है, ये जो शेर की एक जाति है और ये जो बंदर की एक जाति है, इन तीनों में समान पूर्वजता है क्या? नहीं, इसकी पूर्वजता अलग है, इसकी उत्पत्ति या पूर्वजता अलग है और बंदर इसकी पूर्वजता अलग है। तो तीन अलग अलग जातियां हैं, तीनों जातियों की पूर्वजता अलग अलग है, लेकिन तीनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आ गए हैं। तीनों एक ही क्षेत्र में, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आ गए हैं। तीनों की उत्पत्ति, पक्षियों की उत्पत्ति या पूर्वजता अलग, शेर की पूर्वजता या उत्पत्ति अलग, बंदर की पूर्वजता या उत्पत्ति अलग। तीनों की पूर्वजता अलग है, लेकिन तीनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आ गए हैं। तो तीनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट या पैरेलल एवोल्यूशन। तो अगर हम सिर्फ पक्षी की बात करें बच्चों, केवल पक्षियों की अलग अलग जातियों की बात करें, तो वो तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शा रहा है। शेर की जातियों की बात करें तो शेर की अलग अलग जातियां, इन सब का पूर्वजता समान है, वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शा रहा है। केवल बंदर की अलग अलग जातियों की बात करें तो वो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में फैले हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लेकिन अगर एक भौगोलिक क्षेत्र में इन तीनों अलग अलग जातियों को एक साथ अध्ययन करूं तो तीनों की पूर्वजता अलग थी, लेकिन तीनों एक ही भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो क्वेश्चन में ध्यान से सुन लेना और ध्यान से पढ़ना बच्चों। अगर एक अनुकूली विकिरण की बात हो रही हो, एक अनुकूली विकिरण तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दर्शाएगा, लेकिन यदि एक से अधिक अनुकूली विकिरण होंगे तो फिर वो कन्वर्जेंट या पैरेलल एवोल्यूशन दर्शाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमने किसकी बात कर ली? ये हमने बात कर ली अनुकूली विकिरण, नई जातियों के निर्माण की। अब अगर आपको याद हो बच्चों, जब हम जैव विकास के सिद्धांत की बात कर रहे थे तो जैव विकास के सिद्धांत में हमने प्राकृतिक चयन यानी डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत की बात की थी और हमने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत बिल्कुल सही है, सटीक है, सभी लक्षण उसके सही हैं, केवल एक कमी है। और केवल एक कमी यह थी कि वो क्या नहीं बता पा रहे थे, डार्विन का जो नेचुरल सिलेक्शन है वो विविधता के स्रोत, विभिन्नता या विविधता किस कारण आती है वो नहीं समझा पा रहे थे। तो विविधता का स्रोत क्या है, विविधता किस कारण आती है, इसको समझने के लिए हमारे पास नेक्स्ट सिद्धांत कौन सा आता है, जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन थ्योरी यानी उत्परिवर्तन सिद्धांत। और उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हुगो डी व्राइस ने। म्यूटेशन थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी? हुगो डी व्राइस ने। और उन्होंने अपने प्रयोग एक पादप पर किए थे। इन्होंने अपने प्रयोग ओइनोथेरा लमार्कियाना पादप पर किए थे। ठीक है, इस पादप का कॉमन नाम क्या है? इवनिंग प्रिमरोज। ठीक है, तो अब कौन सा सिद्धांत आता है बच्चों हमारे पास? म्यूटेशन सिद्धांत
या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ये किस वैज्ञानिक ने दिया है? हुगो डी व्राइज नामक वैज्ञानिक ने दिया है। और इस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? ओइनोथेरा लमार्कियाना या इवनिंग प्रिमरोज पादप पर। अब उत्परिवर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। आणविक जैविकी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लेक्चर में हमने विस्तार में उत्परिवर्तन की बात की है। यहां पर क्या याद रखना है? यहां पर आपको इतना पता होना चाहिए कि हुगो डी व्राइज ने इस सिद्धांत के द्वारा यह बताया कि विविधता का प्रमुख स्रोत, जीवों में जो विविधता देखी जाती है, जीवों में जो आनुवांशिक विभिन्नता आती है, वो प्रमुख रूप से उत्परिवर्तन के कारण आती है। ठीक है, नई जातियों का निर्माण जो होता है, जाति उद्भवन, उसका भी कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या ध्यान रखना है आपको? इस सिद्धांत के अनुसार आनुवांशिक विभिन्नता ठीक है भाई। तो इस सिद्धांत के अनुसार, या ह्यूगो डी व्राइज ने, भाई डार्विन ये बता ही नहीं पाए थे कि आनुवांशिक विभिन्नता किस कारण आती है। डार्विन ये समझा ही नहीं पाए थे कि आनुवांशिक विभिन्नता कैसे आती है, किस कारण आती है। तो आनुवांशिक विभिन्नता किस कारण आती है, प्रमुख कारण क्या है? उत्परिवर्तन। यही तो हुगो डी व्राइज ने बताया। उन्होंने बताया कि आनुवांशिक विभिन्नता का स्रोत जीवों में, और जाति उद्भवन, जाति उद्भवन का मतलब नई जाति का निर्माण में प्रमुख कौन काम करता है? उत्परिवर्तन। उन्होंने यहां तक कह दिया कि एक सिंगल उत्परिवर्तन, एक सिंगल स्टेप में जो उत्परिवर्तन होता है जिससे नई जाति बन सकती है, उसे सैल्टेशंस कहा गया। तो एक सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को क्या कहते हैं? सैल्टेशंस। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा उत्परिवर्तन हो जाए, एक सिंगल स्टेप बड़ा उत्परिवर्तन जिसके कारण नई जाति का निर्माण हो सके, उसे क्या कहा जाता है? सैल्टेशंस कहा जाता है। इसका मतलब जैसे ही ये मालूम चला कि ये उत्परिवर्तन जो है उसके कारण आनुवांशिक विभिन्नता आती है, ये जीवों में जो परिवर्तन या विविधता आती है उसका एक कारण उत्परिवर्तन है, तो डार्विन का जो वो थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस है वो भी खारिज हो गई। क्योंकि डार्विन के अनुसार, मतलब डार्विन के अनुसार छोड़ो, उत्परिवर्तन जो है यानी म्यूटेशंस, जो उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस हैं वो अचानक से होते हैं। अचानक यानी यादृच्छिक होते हैं, रैंडम, और दिशाहीन होते हैं। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल किसके खिलाफ था? ये बिल्कुल किसके विपरीत था? डार्विन के सिद्धांत के अनुसार। क्योंकि डार्विन कहते थे कि जो आनुवांशिक विविधता है, ये जो जीवों में आनुवांशिक विभिन्नता आती है, ये धीमे आती है, धीमे दर से होती है और दिशात्मक होती है। ठीक है, तो डार्विन के अनुसार, चार्ल्स डार्विन ने यह बताया था बच्चों कि जीवों में जो आनुवांशिक विभिन्नता आती है, जो परिवर्तन आते हैं, वो धीमे धीमे आते हैं और वो एक दिशात्मक रूप से आते हैं कि इस परिवर्तन के बाद ये परिवर्तन आएगा, दूसरे परिवर्तन के बाद तीसरा परिवर्तन आएगा, एंड सो ऑन। लेकिन उत्परिवर्तन तो अचानक से, यादृच्छिक रूप से, कभी भी
कैसे भी हो सकते हैं और दिशाहीन, हमें नहीं पता किस दिशा में होंगे, हमें नहीं पता उत्परिवर्तन के बाद कैसा प्रभाव आएगा, वो तो अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। तो जो डार्विन ने बताया था विभिन्नता के रूप की विभिन्नता धीमे दर से होगी, दिशात्मक रूप से होगी, उत्परिवर्तन तो बिल्कुल उसका विपरीत है। हुगो डी व्राइस ने जो बताया वो पूरा या उसका क्या था, विपरीत। तो हुगो डी व्राइस के सिद्धांत के बाद बच्चों ये तो मालूम चल गया हमें, हुगो डी व्राइस के सिद्धांत के बाद कि भाई आनुवांशिक विभिन्नता का एक स्रोत तो म्यूटेशन है, लेकिन केवल म्यूटेशन नहीं है ना। आनुवांशिक विभिन्नता जो है, आनुवांशिक विभिन्नता में 5 प्रमुख स्रोत काम करते हैं, 5 प्रमुख विभिन्नता के स्रोत काम करते हैं, 5 प्रमुख जैव विकास के कारक काम करते हैं। और वो कब स्थापित हुआ, वो साबित हुआ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बाद। आधुनिक जैव विकास का सिद्धांत। अब इस आधुनिक सिद्धांत में कोई एक वैज्ञानिक तो थे नहीं, कई सारे वैज्ञानिक थे। हक्सले नाम के वैज्ञानिक, डोभान्स्की, बहुत सारे कई सारे वैज्ञानिक जो थे वो इस सिद्धांत में शामिल हैं। अब ये सिद्धांत क्या बताता है, ये सिद्धांत केवल विभिन्नता के स्रोत की बात करता है। भाई देखो, डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया वो बिल्कुल सटीक है, उनको सब वैज्ञानिक मानते भी हैं। केवल एक कमी क्या रह गई थी डार्विन के सिद्धांत में कि वो ये नहीं बता पाए थे कि विभिन्नता किस कारण होती है, आनुवांशिक विभिन्नता जीवों में कैसे आती है। तो हुगो डी व्राइस ने हमको बताया कि भाई आनुवांशिक विभिन्नता तो उत्परिवर्तन के कारण आती है, लेकिन केवल उत्परिवर्तन के कारण आती है ये भी बात सही नहीं है। तो आधुनिक सिद्धांत ने हमको बताया कि 5 ऐसे प्रमुख विभिन्नता के स्रोत हैं, 5 ऐसे प्रमुख जैव विकास के कारक हैं जिनके कारण ये विभिन्नता देखी जाती है। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ने क्या बताया, 5 प्रमुख जैव विकास के कारक, या जिसको आप कह सकते हो विभिन्नता के स्रोत। तो 5 प्रमुख जैव विकास के कारक या विभिन्नता के स्रोत जिससे आनुवांशिक विभिन्नता या विविधता आती है। तो वो 5 कारक कौन कौन से हैं? म्यूटेशन, या जिसे हम कहते हैं उत्परिवर्तन, रिकॉम्बिनेशन, या जिसे पुनर्योजन, जीन माइग्रेशन, या जीन फ्लो यानी जीन प्रवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवांशिक अपवाह, और नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन। ठीक है, तो हमारे पास आधुनिक सिद्धांत ने हमें यह बता दिया कि जो कमी रह गई थी, जो नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत की या डार्विन की कमी रह गई थी कि वो ये नहीं बता पाए थे कि विभिन्नता जो है वो किस कारण आती है, विभिन्नता का स्रोत क्या है। तो आधुनिक सिद्धांत ने हमें यह बता दिया कि वो 5 प्रमुख स्रोत हैं विभिन्नता के, और इसी विभिन्नता से जैव विकास होता है। तो ये 5 प्रमुख क्या हैं? जैव विकास के कारक, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन। अब
इसमें बच्चों हम म्यूटेशन पढ़ चुके हैं, म्यूटेशन हमने आणविक जैविकी में पढ़ चुका है। रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन या जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर, ये हमने सेल डिवीजन में पढ़ चुके हैं। और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो 5 में से 3 प्रमुख कारक तो हमको मालूम है, म्यूटेशन मालूम है, पुनर्योजन मालूम है, नेचुरल सिलेक्शन। नई चीज हमारे लिए 2 ही हैं, एक तो जीन प्रवाह यानी जीन फ्लो, और आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले याद रखना बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये 5 कारक, ये 5 कारक जो हैं वो किसको प्रभावित करते हैं? हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत। तो याद करना बच्चों, हमने जो हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ा था, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है तो एवोल्यूशन में, जैव विकास में, लेकिन हम लोगों ने आनुवांशिकी वाले लेक्चर्स में पढ़े हैं। तो आनुवांशिकी के जो लेक्चर्स हैं ऐप में बच्चों, वहां पर हमने हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ा था जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स में हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत इसलिए पढ़ा था क्योंकि उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने जेनेटिक्स में पढ़े हुए हैं। तो आनुवांशिक या जेनेटिक्स में हमने हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ रखा है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर रखे हैं। फिर यहां पर याद रखना कि ये 5 कारक किसको प्रभावित करते हैं? यह सभी कारक या यह 5 कारक हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को प्रभावित करते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत का मतलब है जैव विकास के कारक हैं। ये 5 प्रमुख जैव विकास के कारक हैं या विभिन्नता के स्रोत हैं। इसका मतलब ये 5 किस पर काम करते हैं या 5 किसको प्रभावित करते हैं? हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत को। हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत हम जेनेटिक्स में बेहतर रूप से देख चुके हैं। तो अब हम बच्चों किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले 2 कारक हम देखेंगे, जीन माइग्रेशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। उत्परिवर्तन के बारे में हम आणविक जैविकी में पढ़ चुके हैं। पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन यानी जीन विनिमय को हम मियोसिस में पढ़ चुके हैं। तो अब हम किसकी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे जीन माइग्रेशन की। अब पहली चीज बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, जीन माइग्रेशन है क्या? जीन माइग्रेशन का मतलब है एक समष्टि या पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति में परिवर्तन। तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति या युग्म विकल्पी आवृत्ति में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जीन माइग्रेशन। कैसे बच्चों? इधर देखें, ये मैंने कहा बच्चों हमारे पास एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1, और ये मेरे पास एक समष्टि या पॉपुलेशन 2 है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा इस पॉपुलेशन में ये पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स की संख्या है और ये इस पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स की संख्या है। सही बात है। अब मैंने कहा बच्चों यदि पॉपुलेशन के कुछ व्यक्ति, यदि पॉपुलेशन के कुछ व्यक्ति इस समष्टि से, पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 में जाते हैं, अगर इस समष्टि के कुछ व्यक्ति एक पॉपुलेशन 1 से पॉपुलेशन 2 में जाते हैं तो जीन आवृत्ति दोनों में परिवर्तित होगी। जो आवृत्ति है जीन की वो दोनों में परिवर्तित होगी ना। यहां के व्यक्ति इस समष्टि में जा रहे हैं तो यहां की जीन आवृत्ति कम होगी,
यहां पर बाहर के व्यक्ति अंदर आ रहे हैं तो जीन आवृत्ति बढ़ेगी, तो एक जगह घटेगी एक जगह बढ़ेगी, मतलब जीन आवृत्ति में परिवर्तन आएगा। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीन माइग्रेशन, है ना। हर ऑर्गेनिज्म में जीन्स होती हैं। तो अगर ऑर्गेनिज्म एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में जाते हैं तो दोनों पॉपुलेशन में जीन आवृत्ति में फर्क या परिवर्तन आता है। जिसमें गए हैं उसमें जीन आवृत्ति बढ़ती है, जिससे निकले हैं उसमें घटती है। तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीन माइग्रेशन। और यदि ये प्रक्रिया लगातार हो, ये प्रक्रिया लगातार हो या एक से अधिक बार हो, मतलब पॉपुलेशन 1 से 2 में जाए व्यक्ति, 2 के से 1 में आए, यदि ये प्रक्रिया एक से अधिक बार होती है या पुनरावृत्ति दर्शाती है तो उसे जीन प्रवाह कहते हैं। इसका मतलब यदि जीन माइग्रेशन एक से अधिक बार होता है, यदि जीन माइग्रेशन एक से अधिक बार होता है तो उसे जीन प्रवाह यानी जीन फ्लो कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज देखो भाई, हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी पॉपुलेशन में विभिन्नता कैसे आती है ना। हमने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है नेचुरल सिलेक्शन में। नेचर जो है वो सबसे बेहतर ऑर्गेनिजम्स का, सबसे बेहतर समष्टि का चयन करती है, सही बात। लेकिन कैसे, वो विभिन्नता किस कारण आती है, ये डार्विन नहीं बता पाए। तो अब हम यही देख रहे हैं, वो विभिन्नता किस कारण आती है। उत्परिवर्तन के कारण आ सकती है, पुनर्योजन के कारण आ सकती है, और हमने देखा जीन माइग्रेशन के कारण कैसे आती है। तो अपन ने 2 पॉपुलेशन बनाई, इस पॉपुलेशन के व्यक्ति यहां से निकलकर यहां पे आ गए तो जीन आवृत्ति में परिवर्तन आ गया ना, विभिन्नता आ गई। इस पॉपुलेशन में अब इस पॉपुलेशन के जीव भी शामिल हो गए तो ये एक समुदाय का रूप ले लेगी, अलग अलग जातियां जो हैं वो शामिल होंगी, उनमें आनुवांशिक विभिन्नता आएगी। तो अगर किसी समष्टि में जीन आवृत्ति या युग्म विकल्पी आवृत्ति में परिवर्तन आता है, या जिसे अपन कहते हैं भिन्नता आती है, विभिन्नता का स्रोत, तो उसे क्या कहते हैं? जीन माइग्रेशन। और यदि ये जीन माइग्रेशन एक से अधिक बार होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? जीन प्रवाह या जीन फ्लो कहेंगे। और इसके कारण भी समष्टि में क्या देखा जाता है? समष्टि में विभिन्नता या आनुवांशिक भिन्नता आती है। तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? जीन माइग्रेशन की। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। आनुवांशिक अपवाह। ठीक है, अब एक सेकेंड,
अब देखो बच्चों, ये जो मैंने आनुवांशिक अपवाह लिखा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट लिखा है, उसके साथ क्या क्या शब्द लिखे हैं, ये 4 टर्म्स मैंने लिखे हैं, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए, आनुवांशिक ड्रिफ्ट अपन किस में पढ़ रहे हैं? आनुवांशिक ड्रिफ्ट अपन पढ़ रहे हैं विविधता के कारक में। मतलब ये जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है, ये भी समष्टि में, जीन आवृत्ति में विभिन्नता लाएगी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करती क्या है? पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति को परिवर्तित करती है। और इसका मतलब ये भी विभिन्नता का स्रोत है। ठीक है ना? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक अपवाह जो है वो भी क्या कर रहा है बच्चों? पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति को परिवर्तित कर रहा है। क्योंकि हमें पता है 5 ऐसे कारक हैं जो समष्टि में या जो विभिन्नता लेकर आते हैं। उत्परिवर्तन से भिन्नता आती है, विविधता आती है। पुनर्योजन या जीन विनिमय से भिन्नता या विविधता आती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक पूरी पॉपुलेशन में, एक पूरी समष्टि में विभिन्नता कैसे आ सकती है। तो पूरी पॉपुलेशन या समष्टि में एक तो भिन्नता किस कारण आती है? जीन माइग्रेशन के कारण। अपन ने देखा जीन माइग्रेशन से अगर कुछ व्यक्ति एक पॉपुलेशन से निकलकर दूसरे पॉपुलेशन में जाते हैं और यह प्रक्रिया एक से अधिक बार होती है तो अपन इसे जीन प्रवाह कह देते हैं, और इससे आपके पास विभिन्नता या विविधता आ रही है। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। सबसे पहले इसको अपन राइट इफेक्ट कहते हैं, वैज्ञानिक के नाम पर। एक वैज्ञानिक थे सीवॉल राइट। हां, उन्होंने यह सिद्धांत दिया बच्चों। तो सीवॉल राइट एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह सिद्धांत दिया, तो उन वैज्ञानिक के नाम पर इसको राइट इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसे रैंडम ड्रिफ्ट कहते हैं। रैंडम ड्रिफ्ट मतलब ये यादृच्छिक रूप से हो रही है, अचानक से, अपने आप होती है, अचानक से होने वाली, अचानक से, संयोग से होने वाली। हां, कहते ना किस्मत पर निर्भर है, किस्मत से हो गया। हां, आपने कोशिश नहीं की विभिन्नता करने की, ये तो अचानक से, संयोग से या यादृच्छिक रूप से हो गई, हो जाती है, इसलिए इसको रैंडम ड्रिफ्ट कहते हैं। और एक जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवांशिक अपवाह का प्रभाव हमेशा छोटी समष्टि में देखने को मिलेगा, कभी भी बड़ी समष्टि में नहीं देखा जाता। याद करो बच्चों, जब हमने जेनेटिक्स पढ़ा था तो जेनेटिक्स में अपन ने जब हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि हार्डी-वीनबर्ग सिद्धांत एक बहुत बड़ी समष्टि पर काम करता है, और एक बहुत बड़ी समष्टि पर काम करता है, इसलिए बहुत बड़ी समष्टि पर ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलते, या अगर थोड़े परिवर्तन होते भी हैं तो उसका प्रभाव इतना दिखाई नहीं देता। लेकिन एक छोटी सी समष्टि पर होने वाला परिवर्तन ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है, आनुवांशिक अपवाह जो है वो हमेशा किस समष्टि पर देखा जाएगा? एक छोटी समष्टि पर देखा जाएगा। तो राइट इफेक्ट का मतलब क्या है? राइट मतलब ये सीवॉल राइट एक वैज्ञानिक का नाम है, उस वैज्ञानिक के आधार पर इसको नाम दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसे रैंडम ड्रिफ्ट कहते हैं क्योंकि ये यादृच्छिक रूप से, अचानक से, संयोग से होती है, और ये एक छोटी समष्टि पर देखी जाएगी। ठीक है। नई चीज क्या है? ये सैंपलिंग एरर। ये सैंपलिंग एरर क्या है ये अभी समझाता हूं। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में हमको यह मालूम चल गया बच्चों कि ये पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति में परिवर्तन लाती है, विभिन्नता ला रही है, चेंजेस ला रही है। अब कैसे? आ जाओ। तो कैसे आता है, इसके लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 रूप अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट के 2 रूप पढ़ेंगे बच्चों। एक होता है फाउंडर इफेक्ट, और दूसरा आता है बॉटल नेक इफेक्ट। हां, फाउंडर इफेक्ट हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है।
एनसीईआरटी में हमको फाउंडर इफेक्ट तो दे रखा है बच्चों, बॉटलनेक इफेक्ट नहीं दे रखा है, लेकिन हम दोनों पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो आनुवांशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट के कितने रूप है बच्चों? दो रूप है, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। दोनों किसके उदाहरण हैं? दोनों जेनेटिक ड्रिफ्ट है, मतलब दोनों में एक पॉपुलेशन की जीन आवृत्ति बदलेगी, एक समष्टि या पॉपुलेशन में विभिन्नता आएगी। कैसे? आओ, तो सबसे पहले अपन किसकी बात करें? फाउंडर इफेक्ट। अब समझेंगे बच्चों। ये मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन में, ये पॉपुलेशन में व्यक्ति रहते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है बच्चों, ये एक पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में मैंने कहा ये ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब अचानक से, संयोग से या यादृच्छिक रूप से, हां, अचानक से, यादृच्छिक रूप से, संयोग से क्या हुआ? संयोग से ये हुआ कि ये जो समष्टि का एक हिस्सा, ये समष्टि का ये हिस्सा जो है, ये इस मुख्य समष्टि, अच्छा ये पॉपुलेशन जो है ना बच्चों, ये जनक समष्टि मैंने कह दिया। इसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? पेरेंट पॉपुलेशन, यानी ये जनक समष्टि है। अब ये जनक समष्टि से ये जो जीव थे ये अलग हो गए, ये क्या हो गए? पृथक हो गए। और ये क्या हो गए? पृथक होकर, मैंने कहा यहां पर एक नदी थी और ये पृथक होकर एक नए आवास में चले गए। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? मैंने एक जनक समष्टि बनाई है, एक जनक समष्टि, एक पेरेंट पॉपुलेशन है। पेरेंट पॉपुलेशन से कुछ जीव, कुछ ऑर्गेनिजम्स अचानक से, यादृच्छिक रूप से, संयोगवश अलग पृथक हो गए। संयोगवश मतलब हो सकता है एक भूकंप आया हो, एक भूकंप का झटका लगा हो, उससे यहां पर एक दरार आई हो और दरार से ये पूरा भौगोलिक क्षेत्र अलग होकर नदी के सहारे किसी और क्षेत्र में चला गया। किसी भी संयोग से कोई भूकंप का झटका आ गया, कोई भी प्राकृतिक विपदा आ गई, उसके कारण ये भौगोलिक क्षेत्र यहां से निकलकर, यहां से हटकर संयोगवश एक नए क्षेत्र पर चला गया। अब जब नए क्षेत्र पर पहुंचा तो वहां का वातावरण की अवस्थाएं भिन्न है। जब ये नए भौगोलिक क्षेत्र में पहुंचा तो वहां के जो वातावरण की अवस्थाएं हैं वो अलग हैं। अलग हैं तो इन जीवों को भी अब अलग वातावरण में अनुकूलित होने के लिए परिवर्तन दर्शाने पड़ेंगे। और जब ये परिवर्तन दर्शाएंगे, वर्षों में जब ये परिवर्तन दर्शाएंगे, तो परिवर्तन दर्शाने पर ये अलग या एक नई जाति में परिवर्तित हो जाएंगे। नई जाति में परिवर्तित हो जाएंगे मतलब इसे अपन सैंपल कहते हैं। देखो बच्चों, सैंपल को हम हिंदी में क्या कहते हैं? नमूना। मतलब नमूना या सैंपल का मतलब है कोई भी मेन चीज है, उसका कुछ अंश जब हम अध्ययन करने के लिए यूज करते हैं तो उसे सैंपल या नमूना कहते हैं। तो यहां पर ये जो सैंपल है ये जनक समष्टि से निकला हुआ अंश है। जनक समष्टि मैंने यहां पे नीले रंग की बनाई है। मैंने आपसे कहा ये जनक समष्टि में संयोगवश एक भौगोलिक क्षेत्र अलग हो गया, कुछ जीव पृथक होकर नए क्षेत्र में चले गए। नए क्षेत्र में अनुकूलित होने के लिए उनमें परिवर्तन देखे गए और परिवर्तन और अनुकूलन के द्वारा वो इतने भिन्न हो गए कि वो अब एक नई जाति या फाउंडर जाति में परिवर्तित हो गए। तो अचानक से, संयोग से जीन आवृत्ति जो पहले नीले रंग की थी उससे अब लाल रंग की हो गई। भिन्नता, परिवर्तन आ गया और नए क्षेत्र में आया है। नए क्षेत्र में नई जाति के कारण, बनने के कारण आया है। इसे क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या हो गया बच्चों? ध्यान देंगे। फाउंडर इफेक्ट का मतलब है
एक पेरेंट या जनक समष्टि लिखेंगे, पेरेंट पॉपुलेशन से कुछ ऑर्गेनिजम्स संयोगवश पृथक होकर नए भौगोलिक क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं, है ना। तो क्या था, एक जनक समष्टि, पेरेंट पॉपुलेशन को मैंने यहां पर नाम दे दिया जनक समष्टि। तो जनक समष्टि से कुछ ऑर्गेनिज्म संयोगवश पृथक होकर नए भौगोलिक क्षेत्र में स्थानांतरित होते हैं। नए क्षेत्र में अनुकूलन के द्वारा वे जनक यानी पेरेंट पॉपुलेशन से भिन्न हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो ये जो नीले रंग के थे, नीले रंग का मतलब है जनक समष्टि, और लाल रंग का मतलब है जो नई पीढ़ी आएगी, इससे जो नई सैंपल निकलेगा, या आप इसको संतति भी कह सकते हो, इसको आप संतति भी कह सकते हो ना, क्योंकि इससे निकली हुई है। तो जनक समष्टि से निकले हुए जीव हैं, ये नए क्षेत्र में गए, नए क्षेत्र में अनुकूलन के कारण वो भिन्न हो गए। किससे भिन्न हो गए? जनक समष्टि से। जनक समष्टि से भिन्न होते ही भिन्नता आ गई। भिन्नता नए भौगोलिक क्षेत्र में अनुकूलन के कारण आई है, और ये संयोगवश अचानक हुआ है, संयोग से हुआ है, चांस इवेंट है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? फाउंडर इफेक्ट। ये कैसे हो रहा है? संयोगवश। तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे? फाउंडर इफेक्ट। वापस फाउंडर इफेक्ट में एक जनक समष्टि थी नीले रंग की, किसी कारणवश, संयोगवश, अचानक, चांस इवेंट से ये अलग हो गए। इस जनक समष्टि से कुछ जीव नए भौगोलिक क्षेत्र पर पहुंच गए। नए भौगोलिक क्षेत्र पर उन्होंने अपने आप को बदल दिया नए वातावरण में ढलने के लिए, और जब वो बदल गए, जनक समष्टि से अलग हो गए, अलग या भिन्न हो गए, इसे फाउंडर इफेक्ट कहेंगे, क्योंकि ये नई जाति का निर्माण कर रहे हैं। और ये संयोगवश अचानक हो रहा है, यादृच्छिक रूप से हो रहा है, संयोग से हो रहा है, यादृच्छिक, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का उदाहरण है। तो एक तो अपन ने उदाहरण देख लिया बच्चों जेनेटिक ड्रिफ्ट का, फाउंडर इफेक्ट। फिर दूसरा क्या होता है? बॉटलनेक इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट के बाद अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? बॉटलनेक इफेक्ट। अब देखो बच्चों, बॉटल नेक का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? अगर आपने एक बोतल देखी हो बच्चों, तो कोई भी अगर आप एक बोतल देखते हो बच्चों, तो आपको पता है कि बोतल में हमेशा जो गर्दन है, बोतल की नेक, वो संकीर्ण होती है। तो बॉटल नेक का मतलब है बोतल की जो गर्दन है वो हमेशा संकीर्ण होती है। इसका मतलब है बॉटल नेक का मतलब कोई विपदा है, कोई आपदा है, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई अवरोधक है। ठीक है ना। जब भी हम कहते हैं ना, कोई हम काम कर रहे हैं, हम काम करने में कोई बॉटल नेक आ गया, मतलब काम करते करते उसमें कोई अड़चन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई अवरोधक आ गया, उसे हम क्या कहते हैं? बॉटल नेक। तो अब इस बॉटल नेक में क्या होगा, आइए समझते हैं। मैंने कह दिया बच्चों, मैंने एक बॉटल के अंदर वही एक समष्टि डाल दी, ये रहा।
ठीक है, अब मैंने समझाने के लिए बॉटलनेक इफेक्ट को मैंने ये जनक समष्टि डाल दी बच्चों। ये मेरे पास एक जनक समष्टि है या पेरेंट पॉपुलेशन है। अब ये जो जनक समष्टि या पेरेंट पॉपुलेशन मैंने बनाई है, अब क्या करते हैं, अब अगर मैं इस बॉटल से एक प्लेट पर, इस बॉटल से मैं प्लेट पर इनको निकालना चाहता हूं, ठीक है। मान लो ये जनक समष्टि तो है, पर जनक समष्टि मान लो ये आपके पास छोटे छोटे पत्थर हैं एक बार। तो अगर मैं इतने सारे पत्थर हैं जो इसको मैं बॉटल से निकालकर एक थाली में रखना चाहूं, तो सारे पत्थर निकल पाएंगे क्या? नहीं, सारे पत्थर नहीं निकल पाएंगे, कुछ ही निकल पाएंगे। कुछ ही क्यों निकल पाएंगे? क्योंकि जो बॉटल की गर्दन है ये संकीर्ण है, और ये संकीर्ण होने के कारण सारे के सारी चीजें नहीं निकल पाएंगी, कुछ ही चीजें निकल पाएंगी, कुछ अंदर रह जाएंगी। अब आपको क्या समझना है, सुनो, अब आपको यह समझना है कि ये तो मैंने आपसे कह दिया जनक समष्टि है, ये हमारे पास वो सैंपल है, यानी ये आपके पास संतति वाली समष्टि है। ये आपके पास क्या आ गई बच्चों? संतति वाली समष्टि। और ये आपके पास कोई प्राकृतिक विपदा आ गई। प्राकृतिक विपदा का मतलब है, या तो मैंने कहा कहीं बाढ़ आ गई, कहीं जंगल में आग लग गई, किसी भी तरह की प्राकृतिक विपदा आ गई। किसी भी तरह की प्राकृतिक विपदा अगर आ गई तो उसके कारण कुछ जीवों की हानि होगी। जो जनक समष्टि थी, जनक समष्टि में मैंने कह दिया अगर 5000 व्यक्ति हैं और अगर कोई बाढ़ आ गई, जंगल में आग लग गई, तो उसके कारण कुछ जीव नष्ट हो जाएंगे। वो प्राकृतिक विपदा के कारण कुछ जीन आवृत्ति की हानि होगी, और इस प्रकार हानि होगी कि जो नई पीढ़ी उससे निकलेगी, नई संतति समष्टि होगी, उसकी जीन आवृत्ति जनक समष्टि से कम होगी। कम होगी मतलब बदली हुई होगी, परिवर्तित होगी। उसे क्या कह देंगे? बॉटल नेक इफेक्ट। तो बॉटल नेक इफेक्ट का मतलब यह है कि जो संतति समष्टि बनेगी, समष्टि की जीन आवृत्ति किससे कम होगी भाई? जनक समष्टि से कम होगी। इसे क्या कहेंगे? बॉटल नेक। तो इसमें बॉटल नेक का मतलब क्या हुआ बच्चों? बॉटल नेक का मतलब एक प्राकृतिक विपदा है, एक ऐसी प्राकृतिक विपदा है जिसके कारण जनक समष्टि की कुछ जीन आवृत्ति खो जाएगी हमेशा के लिए, कुछ जीव हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। ऐसे नष्ट हो जाएंगे, ऐसे खो जाएंगे कि उस जनक समष्टि से जो नई संतति समष्टि बनेगी, उसकी जो जीन आवृत्ति है वो हमेशा जनक समष्टि से क्या रहेगी? कम। कम का मतलब परिवर्तन हो गया, परिवर्तन का मतलब भिन्नता आ गई। इसे क्या कहेंगे? बॉटल नेक। और प्राकृतिक विपदा कह के आती है? नहीं, अचानक से, संयोग से आती है। तो अचानक से, संयोग से, ये प्राकृतिक विपदा ही क्या है? संयोग या चांस इवेंट। और इस संयोग या चांस से जो प्राकृतिक विपदा आ गई है, उससे जो जीन आवृत्ति में विविधता या परिवर्तन आ रहा है, उसे क्या कहेंगे? बॉटल नेक इफेक्ट। तो ये बच्चों मतलब, इसका मतलब ये है बच्चों, जो संयोग से जैव विकास हो रहा है, इसका मतलब आप किसी भी जैव विकास को निर्धारित कर सकते हो क्या? आप ये पता कर सकते हो कि जैव विकास कितने समय में कितना होगा? यदि आपसे मैं कह दूं कि पिछले 10 वर्षों में x प्रकार का या x अमाउंट ऑफ जैव विकास हुआ है, तो अगले 10 वर्षों में भी x होगा? नहीं, x से कम भी हो सकता है, x से ज्यादा भी हो सकता है। तो वो तो संयोग पे निर्भर करता है।
इसका मतलब जैव विकास को आप कभी भी निर्धारित नहीं कर सकते, और जैव विकास को निर्धारित नहीं कर सकते इसका मतलब वो एक स्टोकास्टिक प्रोसेस है। तो जैव विकास में आप एक अंत में याद रखिएगा बच्चों चीजें, जैव विकास जो है वो एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रक्रिया है जिसे आप निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, स्टोकास्टिक, संयोग पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या देख लिया है, आज हमने किसकी बात की बच्चों, आज हमने सबसे पहले तो अनुकूली विकिरण की बात की, उत्परिवर्तन सिद्धांत की बात की, और 5 प्रमुख जैव विकास के कारक देखे। उसमें उत्परिवर्तन, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन के बारे में हमें मालूम था। 2 नई प्रक्रियाओं की हमने बात की है, एक जीन प्रवाह और दूसरी आनुवांशिक अपवाह। और आनुवांशिक अपवाह में बच्चों हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने क्लियर किया है। आगे के लेक्चर में, बिल्कुल आगे के लेक्चर में हम लोग फिर हॉर्स का जैव विकास और मानव के जैव विकास की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।